क्या है और किन किन लोगों को हमने अपने इस उसमें शामिल किए हैं। जैसे कल जो हमारा एक टॉपिक था, जिसको अगर आपको याद हो कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की, कुछ ज्यादा टॉपिक कल का। जी सर, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके चिंता के प्रभाव का अध्ययन। हाँ, ये जो हमारा टॉपिक था, यहाँ अब आपको डिलिमिटेशन में भी आपको जो है बताना होगा। पहले तो आपको जो आपके टर्म्स वेरिएबल हैं, जिन जिन को आप शामिल कर रहे हैं, उनको आपको बताना होगा। जैसे कल अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एरियाज को बढ़ा लिया था। कुछ लोगों ने क्या किया था कि गर्ल्स को भी ले लिया था, बॉयज को भी ले लिया था, और रूरल को ले लिया था, अर्बन को भी ले लिया था। और ये जो लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन सारी हमें जो है यहाँ पर लिखनी होंगी। और प्लस साथ ही साथ आपकी जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन आपने कहाँ की ली है, किस जगह के लिए है, वो भी पॉपुलेशन आपको डिलिमिटेशन में लिखनी होगी कि हमारा जो शोध कार्य है, जो हमारा रिसर्च वर्क है, वो कहाँ तक जो है वो सीमित है, किस जगह तक इसमें, और कौन से लोग इसमें शामिल किए गए हैं। अब जैसे आपने सेकेंडरी एजुकेशन लिखा, तो सेकेंडरी एजुकेशन में किन लोगों को आपने शामिल किया है इसमें? कहीं आपके ये जो स्टूडेंट हैं, ये सामान्य विद्यार्थी हैं, या इसमें आपने जो जो इंपायर्ड विद्यार्थी हैं, या उनको भी आपने शामिल किया है? वो सारी चीजें इस टाइप से आपको इसमें दिखानी होगी। क्या आपने कौन से विद्यालय लिए हैं, जीआईसी गवर्नमेंट के विद्यालय लिए हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग के विद्यालय लिए हैं, वो सब उसमें आपको इसमें बताना होगा, ताकि आपकी जो रिसर्च के जो रिजल्ट है वो कहां तक जनरलाइज हो पाएंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये चीजें हमें जो है वो डिलिमिटेशन में बतानी है। ठीक है भाई? यस सर। अब इसके बाद जो है आप अपने सिनॉप्सिस की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें फिर आपका एक सेकंड बात आती है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसको आपके हालांकि इस पे आप काम कर चुके हैं, इस पे लेक्चर आपका हो चुका है, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप सेकंड चैप्टर डालते हैं, तो उसमें सिंपल से आपको बताना होता है, जब आप सिनॉप्सिस तैयार कर रहे होते हैं, कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते किसे हैं, ठीक है, और उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, और उससे क्या फायदा होता है, इतना केवल बताना होता है। और इतनी सारी बातें आपको केवल एक पैराग्राफ में, ठीक है, हमें 2-3 पेज नहीं लिखने हैं। कोशिश करिए कि 1-2-3 पैराग्राफ में, छोटे 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 पैराग्राफ में आप इस बात को खत्म करें कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मीनिंग क्या होता है, उसकी जरूरत क्या होती है, और उसका फायदा क्या होता है। तो मेरे ख्याल से जिस व्यक्ति ने भी आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा, आपने खुद भी पढ़ा होगा कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर का अध्ययन करते हैं, जैसे आप लोगों ने भी एमएड में या एमए में या एमपीएड में, हमारे जो विद्यार्थियों ने जब काम किया होगा, तो काम करते समय आपको खुद ही लगता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो मेरे से छूट रहा है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। तो जो फर्दर जो रिसर्चर होता है, जो आपकी थीसिस को पढ़ता है, आपके डिसर्टेशन को पढ़ता है, तो पढ़ने के बाद में उसे वो गैप दिखाई पड़ते हैं जहां वो काम को कर सकता है, या जहां से काम को आगे बढ़ा सकता है, वो सारे गैप दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप थीसिस को पढ़िए। थीसिस को पढ़ने से भी आपको गैप दिखाई पड़ेंगे कि फला जो रिसर्चर ने जो काम किया है, वो इस स्कूल में काम किया है, और अभी यहाँ पे और काम हो सकता है। यदि आप मन से उस थीसिस को पढ़ते हैं, तो आपको उसमें गैप दिखाई पड़ते हैं, और उन गैप का ही जिक्र जो रिसर्चर होता है वो आगे करता है 5th चैप्टर की तरफ। तो उससे भी जो है आपको एक आइडिया मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया मिल जाता है कि इन्होंने जो किस प्रकार से डाटा कलेक्ट किया था, उसका किस प्रकार से उसका एनालिसिस किया था, वो सब सारी चीजें आपको इसमें जो है मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि हम अपने काम को कैसे करें। जैसे अभी आप तो खैर एक हायर क्लास को बिलोंग करते हैं, लेकिन इवन जब आप बीएड के विद्यार्थी रहे होंगे, बीपीएड के विद्यार्थी रहे होंगे, बीए के विद्यार्थी रहे होंगे, और एमए की तरफ बढ़े, एमपीएड की तरफ बढ़े, या एमएड की तरफ बढ़े,
तो जब आपको असाइनमेंट दिए गए करने के लिए, आपको प्रोजेक्ट दिए गए करने के लिए, आपको फील्ड वर्क दिया गया करने के लिए, तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने टीचर से ये बात पूछी या कही कि सर अगर कोई कॉपी पड़ी हो तो हमें दिखा दीजिए, तो हम उसी आधार पे हम बना लेंगे। तो वो क्या होगा कि उससे हमारा जो हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमें किस प्रकार से काम करना है। या कभी कभी आप अपने टीचर से ये भी कहते हैं कि सर बताइए या मैडम हमें बताइए कि हम इसको बनाएंगे किस प्रकार से, कैसे बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो एक रिसर्चर के लिए जो आप ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ये उसको सपोर्ट करता है, ये उसकी हेल्प करता है। तो इतनी आप जब सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हो तो सिनॉप्सिस में केवल आपको उसकी मीनिंग, नीड और इंपॉर्टेंस की बात बहुत थोड़े शब्दों में आपको बतानी है। बताने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। फिर शुरू होता है आपका वास्तविक रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो आपने पढ़ा है। उसमें इंडियन और फॉरेन दोनों रिव्यू आपके होने चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि केवल इंडियन लिख लिए और फॉरेन के नहीं लिखे। तो इंडियन, चूंकि रिसर्च केवल इंडिया में नहीं होती है, रिसर्च इंडिया अब्रॉड इंडिया भी रिसर्चेज होती है। तो जब आप अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को फ्रेम कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, तो वहां पे इंडियन और फॉरेन दोनों प्रकार के आपके रिव्यू का जिक्र करना होगा। अब इंडियन और फॉरेन रिव्यू का जिक्र करते समय जब आप सिनॉप्सिस बना रहे होते हैं तब दूसरी कंडीशन होती है। जब आप थीसिस को अपनी राइट कर रहे होते हैं तब कंडीशन दूसरी होती है। लिखने की तरीका वही होता है, लिखने का में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप थीसिस को में कुछ या किसी का माइक ऑफ है, ऑन है किसी का माइक, सॉरी माइक्रोफोन किसी का ऑन है, बंद कर लीजिए उसको। तो हम देखते हैं जब हम थीसिस लिख रहे होते हैं तो थीसिस में क्या होता है कि हमें, यदि हमने कोई थीसिस किसी की पढ़ी है तो उस थीसिस के हमें पूरे के पूरे रिव्यू या पूरे के पूरे जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लिखने होते हैं। और उसके साथ साथ जो उसके पहले उसकी हाइपोथेसिस लिखनी होती है, फिर उसके पहले उसके ऑब्जेक्टिव पूरे लिखने होते हैं, फिर उसके पूरे रिजल्ट लिखने होते हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव्स, पूरे रिजल्ट कि फला रिसर्चर ने इस टॉपिक पे काम किया, उसने ये अपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे और ये उसके रिजल्ट रहे। इतना हमें लिखना होता है। लेकिन इतने में भी जो आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो पीएचडी के संदर्भ में जब आप थीसिस लिख रहे होते हैं तब कंप्लीट नहीं माना जाता है। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंडियन एंड फॉरेन जो सिनॉप्सिस के संदर्भ में। तो जब यहां पे क्या करना होता है कि आपकी कोशिश हो कि जो आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर हैं वो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो कोशिश ये करें कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ चले, यानी लेटेस्ट से प्रीवियस की तरफ चले, लेटेस्ट से प्रीवियस की तरफ चले। जब आप सिनॉप्सिस तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपकी कोशिश ये हो कि 2022 में जितने भी रिसर्चेज आपके फील्ड को लेके हुई हैं आप वहां से स्टार्ट करें। पहले आप ईयर डाल दें, किस ईयर में, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं अपनी सिनॉप्सिस को बनाते समय। पहले आप ईयर डालेंगे कि ईयर के बाद जिस व्यक्ति ने उस काम को किया है, जिस भी रिसर्चर ने उस काम को किया है, आप वो लिखेंगे। पहले आपने ईयर डाला, ईयर के बाद में कामा लगाया या कोलन लगाया, कोलन के बाद में आपने जो है उसके बाद उस व्यक्ति का सरनेम, फिर उसका जो है फोरनेम, वो लिखने के बाद में क्या उसका टॉपिक था, क्या उसका टॉपिक था, और टॉपिक लिखने के बाद में वो जो रिसर्च हुई है वो रिसर्च हुई कहां पर है, उसका एड्रेस चाहिए होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही है सर? नहीं यस समझ सर, में। यस सर, यस सर, यस सर, सर जी सर। हाँ,
पहले आपको ईयर लिखना होगा। आप कोशिश करें कि 2022 से स्टार्ट करें और प्रीवियस की तरफ बढ़ें, क्योंकि लेटेस्ट वाली रिसर्च को लोग ज्यादा माइंड करते हैं कि आपने लेटेस्ट तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप लेटेस्ट से ही शुरू करें कि इस ईयर में इस व्यक्ति ने इस विषय पर काम किया और इस विश्वविद्यालय में काम किया। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको बताएं थोड़ी देर के लिए कि जैसे हम लिख रहे हैं कि 2002 में 22 में कोलन लगा करके यादव कामाशिल्पा ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि पर चिंता के प्रभाव का अध्ययन इस विश्वविद्यालय में, या शिल्पा, जैसे हमने बोला था कि शिल्पा कामा यादव कामा शिल्पा, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं वहां पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर चिंता के प्रभाव का अध्ययन किया। और एक ही लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना है, जब आप सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हो तो उसके नीचे बस एक ही लाइन में, और ये पाया कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बस 2 लाइन में, 2 या हार्डली 3 लाइन में आपका जो सिनॉप्सिस का जो रिव्यू है, वो एक रिव्यू आपका 2 लाइन में या हार्डली मुश्किल से 3 लाइन में पूरा होना चाहिए। सर इसमें क्या ढूंढने का प्रयास किया ये नहीं बताएंगे इन्होंने? क्या कहा? हाँ, सुनो मेरी बात को। जैसे हमने बताया कि 2022 कोलन यादव कामा शिल्पा, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर चिंता के प्रभाव का अध्ययन किया, और अध्ययन में यह पाया कि शैक्षिक उपलब्धि पर चिंता का प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ता है, सकारात्मक रूप से पड़ता है। जो भी रिजल्ट वो आप जब देखेंगे तो उसमें एक मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसका एक उसके रिजल्ट भी लिखे होंगे, तो वो आप उसमें जो है एक ही लाइन में, 2 लाइन में हार्डली, या मुश्किल से बहुत अधिक अगर बढ़ेंगे तो हार्डली तो 3 लाइन, इससे ज्यादा हम जो हमारा सिनॉप्सिस में हम रिव्यू को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था उसी का जो रिजल्ट आया है उसी को लिख देंगे। क्लियर सर? सर हाँ, इतना लिख देंगे। इतना ऐसे आप जो है इसी प्रकार से आप फिर 22 के बाद में 21 के हो, 20 के हो, 19 के हो, 18 के हो, 17 के हो, 16 के हो, इस टाइप से आप बढ़ेंगे। करीब आप 7-8 जो या 9-10 के आसपास जो है वो इंडियन रिव्यू, और करीब 5 या 6 के आसपास इसी प्रकार से आप फॉरेन रिव्यू अपने जो है उसमें जो है लिखेंगे, काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे रिसर्चर ये बात कहते हैं कि मैंने तो एक नया टॉपिक ले लिया है, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो जो रिजल्ट निकल के जो आता है, जब आप अध्ययन करेंगे और आप पाएंगे, तो अभी तक अपने ज्ञान का ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर काम नहीं हुआ। लगभग हर एक, हमारे नॉलेज के लगभग हर एक फील्ड में वर्क हो चुका है। एग्जाम्पल के रूप में अगर विनय साहब ये कहते हैं कि नहीं, इंटेलिजेंस में केवल मैंने ही काम किया है, तो क्या ये बात सत्य थी? झूठ थी। विनय से पहले भी लोगों ने काम किया था इंटेलिजेंस के ऊपर, बहुत बुद्ध के ऊपर उससे पहले भी काम हुए थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुए थे। और हमारे तो रामायण और महाभारत में जिक्र है कि बुद्ध के ऊपर बहुत पहले से काम हुए हैं। महाभारत को देख लीजिए, यक्ष प्रश्न बौद्धिक क्षमता को दर्शाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड को पहले से काम नहीं है। लर्निंग को लेकर लोग करते हैं, तो लर्निंग में भी पहले से काम है। भले ये अलग बात हो सकती है कि जिस विषय को लेके आप काम कर रहे हैं, जिस एरियाज को लेके आप काम कर रहे हैं, उस पर काम ना हो, ये हो सकता है, लेकिन काम नहीं हुआ है ये नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है
आप अपनी सिनॉप्सिस में जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है इस प्रकार से आप लिख देंगे, करीब 14-15 आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसमें दे दीजिए। देने के बाद में एक और हमारी हेडिंग जरूर होगी, वो कंपलसरी हमारी हेडिंग होगी। वो क्या होगी? रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये हेडिंग होगी। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? यस सर सर। जो इसका भी मतलब शोध क्या कार्य होगा? हुए जो उसमें ये ज्ञान परिणाम है, पाए गए हैं। मतलब जो परिणाम पाए गए हैं उसमें क्या काम रह गया, कितना हो चुका है, ये हम बताना चाह रहे हैं सर उसमें। एक इसमें एक्चुअली होता क्या है, हाँ इसमें होता क्या है, आप सुन लीजिए, मतलब ताकि आपके काम आएगा। ये जरूर हम लिखते हैं। इसके लिखने के पीछे एक हमारा जो मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो अभी तक जितना भी हमने रिव्यू किया, और खास तौर से जो आप जिनका रिव्यू आपने किया है, जिनका आपने जिक्र किया है अपनी सिनॉप्सिस में, उनके बारे में कि अभी तक जो हमने जो रिव्यू किया है, और भी आप लिख सकते हो उसमें कि उसमें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिसर्चर फाउंड दैट कि अभी तक जितना काम हुआ है वो इस फील्ड में हुआ है, इस फील्ड में इस टॉपिक को इस लेके ये काम हुआ, इस प्रीवियस को लेके ये काम हुआ। बट मैं जो जिस विषय पे या जिस टॉपिक पे काम करने जा रहा हूं या जा रही हूं, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, ये आपको बताना होगा। इन पे काम तो हुआ है, लेकिन हम जिस टॉपिक को लेकर काम करने जा रहे हैं इस पे काम नहीं हुआ है। और यदि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कहीं आपने ये भी देखा है कि जिस सेम टॉपिक को जिस पे आप काम करने जा रहे हैं या जा रही हैं, उस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और आपने अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोड किया है उसे कि इसी सेम टॉपिक पे काम हो चुका है, तो आप इंडियन सिचुएशन में क्यों करने जा रहे हैं, या स्टेट के सिचुएशन में क्यों करने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के सिचुएशन में क्यों करने जा रहे हैं, ये भी आपको यहां पर बताना होगा। क्योंकि यदि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने रिव्यू कर लिया और आपको लगता है कि जिस टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया इस पे तो काम हो चुका है, तब तो फिर आपका टॉपिक तो बेकार हो गया। फिर जब आपका टॉपिक बेकार हो गया तो फिर आपको दूसरा टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने टॉपिक के जो बेनिफिट्स हैं, जो वजह हैं जिसकी वजह से आपने इसको लिया है, होने के बावजूद लिया है, वो कारण आपको यहां पर बताना होगा। ओके, क्लियर? इसका मतलब जी हुआ सर। सर, इसका मतलब हुआ कि जी रिव्यू सर। लिटरेचर्स को देने के बाद लाइन वाइज 15 से 20 रिव्यू ऑफ लिटरेचर देने के बाद थोड़ा सा समराइज करेंगे हमने क्यों लिया है और इसके क्या फायदे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है या हाँ, काम हुआ क्यों है। नहीं, अब यहां पे हमने क्यों लिया है वो तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट हो गया। ठीक है मानसू, वो फर्स्ट चैप्टर का काम हो गया हमारा। ओके सर। हाँ, यहां पर जो हम वर्क कर रहे हैं, यहां पर हम वो वर्क कर रहे हैं कि अभी तक जो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हमने देखा है, उसको आधार पे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अभी तक जितना भी काम हुआ है वो इस एरिया में हुआ है, यहां हुआ है, यहां हुआ है, यहां हुआ है, यहां हुआ है। लेकिन हम जिस पे काम करने जा रहे हैं उस पे काम नहीं हुआ है, और इस वजह से केवल एक लाइन में, इस वजह से इस पर काम करना जरूरी है। केवल एक पैराग्राफ में आपका जो रिव्यू लिटरेचर है वो केवल एक ही पैराग्राफ में रहेगा, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही पैराग्राफ में, एक ही पैराग्राफ में पूरी बात रहेगी कि यस सर। ये काम इस पे हो चुका है, और सर आपकी वॉइस नहीं आ इस वजह से इस रही। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। काम नहीं हुआ है, और इस वजह से सर आवाज क्लियर नहीं हो रही। आवाज कट रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही सर आपकी। सर आवाज स्पष्ट नहीं है। सर आवाज बीच बीच में कट रही है। अच्छा मैं देखता हूं, थोड़ा सा नेटवर्क। यस यस, मैं देखता हूं,
ओके, मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता हूँ, फिर देखता हूँ। अब सर आने लगी। अब ठीक आ रही है सर। अच्छा, मैं देखता हूँ, 1 मिनट जरा दूसरे से जोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ का आज का नेट बहुत ही गड़बड़ है। आ रही है आवाज? यस सर। जी सर अब आ रही है। सर आ रही है। जी सर आ रही है। सर आ रही है। क्लियर है सर अब। ओके ओके। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए जो बता रहे थे। अच्छा ठीक है। मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि लास्ट में जो रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जब इसको आप करेंगे, वॉइस क्लियर है ना? यस यस सर। क्लियर। जब इसको आप करेंगे तो इसमें आपको ये बताना होगा कि शोधकर्ता ने या शोधकर्त्री ने अभी तक जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो अध्ययन किया है उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है, ये पाया है कि अभी तक जितने भी शोध कार्य हुए हैं या जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं वो इस फील्ड में हुई हैं, इन टॉपिक को लेकर हुई हैं। लेकिन मैं शोधकर्ती ने या रिसर्चर ने जिस टॉपिक को चुना हुआ है उस पर अभी तक कोई भी वर्क नहीं है, और इस वजह से केवल ये जो वजह है ना, केवल एक लाइन में आनी चाहिए। इस वजह से इस विषय पर काम करने की जरूरत है और शोधकर्ता ने इसलिए अपने इस टॉपिक को चुना है। ठीक है, क्लियर? यस सर। इतना लिख लेंगे। जी सर। लेकिन भाई थीसिस में भी हमें ये तीनों ही काम करने होते हैं, लेकिन थीसिस में जो हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का तरीका है वो थोड़ा बदल जाता है। बदल क्या जाता है? जैसे लिखा आपने 2022 यादव शिल्पा, फिर पूरे विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है, फिर या उसमें शिल्पा, यादव शिल्पा, कामा, उसके बाद टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? टॉपिक। उसके बाद छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, ठीक है। अब उसके बाद नीचे उसके रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स, इन्होंने काम क्या किया है, ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें उनके जो वो होता है हाइपोथेसिस, वो भी लिखते हैं, हाइपोथेसिस भी लिखते हैं। और यदि आप हाइपोथेसिस नहीं लिखना चाहते हैं तो पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको लिखने होंगे, वो आपको पूरे लिखने होंगे। उसके बाद सबके रिजल्ट भी लिखने होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके रिजल्ट भी आपको लिखने होंगे। वो रिजल्ट आपको कहां से मिलेंगे? वो रिजल्ट मिलेंगे आपको जब आप किसी की थीसिस पढ़ेंगे, तब आपको मिलेंगे। कई बार हम लोग करते क्या है कि अभी एक दिन आप लोग उसकी रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं भी सुन रहा था उन रिसोर्सेज के बारे में। यूजीसी ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे होता क्या था कि मैंने किसी की थीसिस को पढ़ा, जब मैंने किसी की थीसिस पढ़ी तो वो थीसिस शायद पहली बार पब्लिश हुई, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिसोर्स, ठीक है, या प्राइमरी सोर्स जो है वो, क्योंकि पहली बार वो प्रकाशित हुई और पहली बार मैंने उसको पढ़ा, तो प्राइमरी सोर्स के रूप में काउंट होता है। उसको पढ़ने के बाद जब मैंने उसको कोड किया अपनी थीसिस में, तो आप जानते हैं वो क्या होता है, वो सेकेंडरी सोर्स हो गया जब मैंने अपनी थीसिस में कोड किया। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जब बात आती थी तो बड़े मजे हुआ करते थे। क्या मजे हुआ करते थे कि मेरे जैसा रिसर्चर क्या करता था कि किसी की थीसिस पढ़ी है, उसने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो अपने रिव्यू दिए थे पुराने, तो हमने थीसिस पढ़ने की बजाय
एज इट इज उसी के रिव्यू उतार लेते थे, एज इट इज उसी के रिव्यू उतार लेते थे। तो ये जो है आसान हो जाता था सर, हाँ? काम आसान हो जाता था। वही तो कॉपी है, ये तो कॉपी है, तो नकल है। इसी को कहा जाता है तीसरा जो सोर्स जिसकी बात हो रही थी, वो टेरिटरी रिसोर्सेज की, यही तो होता है। मतलब किसी उसने किया, फिर मैंने अपनी थीसिस उसको कोड किया, और फिर तीसरे ने उसके थीसिस को पढ़ा नहीं है, उसने मेरे रिव्यू से जो है अपने उसमें नोट कर डाले। तो जब उसका वो जो पब्लिश होगा तो तीसरे सोर्स में आएगा। तो ये काम होता था। तो इसीलिए तमाम आप प्लेजरिज्म की बात आ रही है कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी देखा जाएगा, कितना कॉपी किया है, कितना क्या किया है, ये सारी चीजें। तो इधर जो है सर, हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी जैसे कि हम लोग ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रेफरेंसेस जब लिखना शुरू करेंगे वहां पे, तो मान लीजिए हमने सपोज 5 शोध पढ़े और उसमें से एक का हमें टॉपिक अच्छा लगा, मतलब उसी से रिलेटेड है, और हम उसी में गैप देख करके लिख के दे रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स और ये सारा जो ईयर वगैरह आपने जो बताया है, तो ये हमें से उसी पर्टिकुलर थीसिस का ही लिखना होगा, बाकी का तो हम शॉर्ट में ही लिख के छोड़ देंगे बस। सपोज मैंने 5 रिव्यू किए, तो 4 का हमें पूरा डिटेल देना पड़ेगा सर, के सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखें, सारे फाइंडिंग्स लिखें उसके। ये थीसिस, सर यदि आपने कोई थीसिस पढ़ी है जी, और किसी थीसिस का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपको थीसिस को पूरे ही उसके जो, लेकिन वो भी कब, जब आप थीसिस लिख रहे होंगे तब। थीसिस जब लिख रहे होंगे तो सारे उसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सारे उसके रिजल्ट रहेंगे। नहीं सर, मैं यहाँ पे इसकी सिनॉप्सिस की बात कर रही हूँ, जो रिव्यू ऑफ उसमें बस मेन, उसमें केवल मेन आज सारे मेन के केवल मेन। जी 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 हाँ, कि उसमें जो है सीमा जी ने इस पे काम किया और ये पाया। जी जी, ओके। हाँ, वो एक ही लाइन में जाएगा, उसमें बहुत अधिक नहीं, चूंकि सिनॉप्सिस का उसका एक वो होता है फ्रेम कि कितने पेज होने चाहिए, अपने आप में थोड़ी कि आप पूरी उसको कैसे बना दें। हाँ ये सर, वही इसलिए मैंने ये हाँ, पूछा। हाँ, बस उतना ही केवल उसमें रहेगा। ठीक है सर एक हाँ, जानकारी और चाहिए सर। जी थीसिस में जैसे आपने बोला कि सारे उद्देश्य लिखने पड़ेंगे जितना भी हम रिव्यू करेंगे, तो सर अगर हम सारे उद्देश्य लिखेंगे तो सर उद्देश्य में हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, एज इट इज लिखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो सर अगर हम एज इट इज लिखेंगे जैसा उसमें लिखा था, तो सर प्लेजियरिज्म नहीं बढ़ जाएगा फिर किसमें? हमारी थीसिस में? नहीं, आप तो उसमें नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप उसमें कई लिखेंगे ना, केवल लिखी थोड़ी लिखेंगे। हाँ तो सर वो इसीलिए तो जब कई लिखेंगे और सेम लिख देंगे अगर, तो फिर तो सर परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि लेकिन रिव्यू उसमें भी जो हमको 15 लिखने हैं और 15 में सर हर 10 लाइन लिखना पड़ेगा अगर, तो सर वो तो बढ़ जाएगा ना। सर उस दिन जो सर क्लास ले रहे थे वो बता रहे थे रिव्यू ऑफ द लिटरेचर को उसमें शामिल नहीं किया गया है प्लेक्रिज्म में। चलो भाई, जो एक्सपर्ट से आपने बात सुनी है ना, तो चलो अच्छा हो। एक्चुअली रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ही यही होता है कि हमने जो देखा है, जो पाया है, वो ये है। यस सर। ठीक है, अच्छी बात है कि वो शामिल ना हो उसमें, और शामिल अगर होता है तो फिर अपने हिसाब से उसमें थोड़ा सा करने की कोशिश करना है। लेकिन अभी तक जो नियम रहा है वो यही रहा है कि हम अपनी थीसिस में सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे और सारे उसके रिजल्ट लिखेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। यस, चैप्टर 2 को सर इससे बाहर रखा गया है। चलो अच्छी बात, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी यही बात है। बताया था सर उन्होंने, प्रमोद गुप्ता जी ने यही बताया था सर, कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर को नहीं करते हैं सर, वो लोग छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक, चलो गुड। या लेकिन पता है आपको, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इससे भी बहुत सारे पेज बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पेज बढ़ जाते हैं, बढ़ इसलिए जाते हैं कि जितने आप ज्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे उतने आपके पेज बढ़ते जाएंगे। एक पेज में 2 ही आ पाते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और कम से कम थीसिस जब आप बाइंड अप कर रहे होते हैं या राइट अप कर रहे होते हैं, तो उसमें उनकी जो संख्या है, जो नंबर उसके हैं, लगभग जो है इंडियन में अगर आप बहुत सर्च करेंगे तो आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितना वर्क हो चुका है। और आप ये मान के चलिए कि जो रिसर्चर होता है या जो एक्सपर्ट होता है, उसको एक आइडिया होता है, क्योंकि उसने एक लंबा टाइम या लंबा समय जो है उसने उस फील्ड में दिया होता है कि इसमें क्या क्या हो चुका होगा। तो उसी आधार पे आपसे वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर की भी अपेक्षा करता है। सर एक क्वेश्चन, सर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं सर रिव्यू लिटरेचर?
परसेंट सर? यार मैक्सिमम तो क्या ये तो अभी आपने 15 से 20 बताया था सर। ये तो हमने सिनॉप्सिस की बात कही थी कि उसमें जो है आप 10-15 नहीं 15 रखिए, इतना मत रखिए। सिनॉप्सिस की बात कही थी, लेकिन थीसिस में आप कितने भी हो सकते हैं। थीसिस में कितने भी हो सकते हैं, कोई आधार संख्या पर सर थीसिस बनाएंगे ना सर। हाँ सर जो सिनॉप्सिस है उसी के हाँ, आधार पर थीसिस उसी के चलेगा आधार ना। पर बनाएंगे। तो सिनॉप्सिस तो हमारा एक 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 प्रकार से एक डिजाइन होती है, एक खाका होता है कि हम इसमें ये करेंगे इस प्रकार से। हाँ, कि हम एक बता रहे हैं, प्रोस्पेक्ट बता रहे हैं, प्रपोजल बता रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। तो जी सर जी यहाँ जी। मिनिमम हम 15, जैसे मान लीजिए हमने 15 मेंशन किए हैं सर, ये सपोज में, तो 15 ही रखेंगे स्ट्रिक्टली हम और नहीं बढ़ा नहीं नहीं, बढ़ेंगे उसमें, वहां जाके बढ़ेंगे, वहां जाके बढ़ेंगे। वहां आप जितना दे सकते हो उतना दीजिए। आप जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप अध्ययन कर सकते हो, उतना आप दीजिए। सर 25, 30, 50 तक भैया आप 100 भी दे सकते हैं। आप जी सर्च तो सर। कर पाए, आप सर्च तो कर पाए। जी जी सर। एक बात और प्रॉब्लम होती है, खासतौर से जब एमएड का विद्यार्थी मैं था, और जब आपके भी एमएड या बीएड या एमए के विद्यार्थी रहे होंगे, तो आप अपनी लाइब्रेरी में गए और आपने आपने आकर के अपने सुपरवाइजर से कह दिया कि सर इस पे तो कोई काम ही नहीं हुआ है, इस पे तो कोई काम ही नहीं है। तो केवल आपकी लाइब्रेरी से ही या मेरी अपनी लाइब्रेरी से पूरी दुनिया नहीं चला करती है। वर्ल्ड बहुत बड़ा, संसार बहुत बड़ा है, और पर डे रिसर्चेज हो रही हैं, पर डे शोध हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिसर्चेज हो रही हैं। तो अपनी लाइब्रेरी से भी बाहर निकलने की कोशिश करिए और देखिए कहां कहां कितना काम हुआ है। एक एग्जांपल के रूप में कहें, जैसे कई लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन फिलॉसफी में, मुझे ये लगता है कि पर ईयर भारत में इसकी कई कॉपियां होती हैं। हर विद्यार्थी ऐसे ही काम करने की कोशिश करता है। अब मेरे यहां लाइब्रेरी में नहीं हुआ तो पता है एनडी कॉलेज की लाइब्रेरी में हो गया, पता है टीसी की लाइब्रेरी में वहां किसी विद्यार्थी ने कर लिया तो वहां रखा हुआ है। हम कहते साहब हमारी लाइब्रेरी में नहीं है तो हमारे यहां काम नहीं हुआ है, तो ये मतलब नहीं होगा। तो हमें इसीलिए तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ता है कि हमारे टॉपिक संबंधित कहीं कोई काम पहले से हो तो नहीं रखा है। इसलिए हम बहुत सारी लाइब्रेरीज को खंगालते हैं, ऑनलाइन जो हमारे पास लिटरेचर है उपलब्ध है उसको खंगालते हैं, अपने जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है उनसे हम बात करते हैं कि हमारे इस फील्ड में क्या वर्क है। यदि आप कोविड पे जाके अगर कोई काम करेंगे तो उसमें कितने आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर ढूंढ पाएंगे एजुकेशन को लेकर के। तो उसकी तो अपनी एक संख्या होगी ना, एक नंबर आप लिमिटेशन होगी। जो कोविड जैसी बीमारी तो हमारे यहां अभी आई, तो आप कहोगे उसमें आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितने देंगे, तो उसमें तो नहीं 100 हो सकते हैं, या उसमें तो 50 या 20 30 नहीं हो सकते, उसमें बहुत कम ही होंगे। हाँ, लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जब आप बात करेंगे तो उससे रिलेटेड अगर आपको बहुत कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड यदि कोई डिजीज पहले से होती चली आई है तो उनका आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना किसी को, आगे बढ़े? यस सर। जी सर। थर्ड चैप्टर शुरू होता है आपके रिसर्च डिजाइन से, और इसमें पहला होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब आप सिनॉप्सिस बना रहे होते हैं तो उसमें केवल एक ही लाइन में जिक्र करना होता है, एक ही लाइन में, कि प्रस्तुत या प्रेजेंट रिसर्च या दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ रिसर्च इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट रिसर्च, यानी इस शोध कार्य के लिए ये जो है शोध विधि प्रयोग की गई है, और इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है सर, की जाएगी फ्यूचर में रहेगा ना? हाँ फ्यूचर रहेगा, सॉरी फ्यूचर में रहेगा, की जाएगी, है ना। इस फॉर दिस रिसर्च दिस मेथड ऑफ रिसर्च विल बी यूज, इतना ही केवल रहना है। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने कल जो एग्जाम्पल देखा है, तो वो एक सर्वे टाइप, और सर्वे टाइप दरअसल बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो
विद्वान हैं, उन विद्वानों ने रिसर्च को बहुत सारे टाइप्स में बांट रखा है। तो बेसिकली जो एक रिसर्चेज होती हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, है ना, साइकोलॉजिकल, इस टाइप की जो रिसर्च वो होती है। तो जो सर्वे मेथड है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक पार्ट है, और इसमें जो है वही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही इसमें इस्तेमाल होती है, उसका जो है एक सर्वे मेथड विल बी यूज्ड। तो जो सर्वे मेथड है वो जो है आपके इसमें यूज किया जाएगा, तो वो एक ही लाइन में आपको उसको लिख देना है, 2 लाइन में उसको नहीं लिखना है। मैं समझता हूं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी ना? यस सर। जी सर। हाँ, एक लाइन में हाँ, एक लाइन अपनी समझ, केवल एक लाइन में कि इस शोधकार के लिए ये जो रिसर्च मेथड है वो यूज हुआ। फिर सेकंड बात आती है पॉपुलेशन की। तो मेरे ख्याल से जो पॉपुलेशन है, जो लिखा हुआ है पॉपुलेशन, इस वर्ड से सारे लोग परिचित हैं। हिंदी में इसको समष्टि कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, तमाम और बहुत सारे नाम इसको दिए जा सकते हैं। तो पॉपुलेशन आपसे परिचित है। अब पॉपुलेशन को डिफाइन भी करना होता है, पॉपुलेशन को डिफाइन भी करना होता है। डिफाइन कहां करेंगे जब आप थीसिस को तैयार कर रहे होंगे, लेकिन सिनॉप्सिस में पॉपुलेशन को डिफाइन करने की बजाय पॉपुलेशन आपने ली क्या है, इसका मतलब यहां पे है कि आपका जो रिसर्च है वो उसकी एरिया क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। आप उत्तर प्रदेश को लेकर काम कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेकर काम कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट में से भी आप रूरल अर्बन आपने दोनों को शामिल कर रखा है, या आप पूरे देश को लेकर काम कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया आपको आपने शामिल कर रखा है। मतलब जो भी अब वर्ड भी हो सकता है पॉपुलेशन के रूप में, संसार भी हो सकता है। तो आपको यहां पे पॉपुलेशन को बताना होगा कि प्रस्तुत या प्रेजेंट रिसर्च में ये एरिया, पर्टिकुलर एरिया जिसको आप शामिल करना चाहते हो, इस एरिया के आप वो कौन से हैं। आपने लिख दिया कि भाई थोड़ी देर के लिए कानपुर में आप हैं, तो कानपुर शहर के, कानपुर सिटी कि ग्रामीण या शहर जो भी आपने लिया हुआ है, यदि आपने अर्बन और रूरल दोनों को लिया है तो दोनों को, नहीं तो अगर रूरल लिया है तो रूरल ही केवल लिखेंगे, और अर्बन लिया है तो अर्बन केवल लिखना होगा। अर्बन एरिया में सिचुएटेड क्या, अब आपके जो होंगे, जो आपके पॉपुलेशन होगी, या पॉपुलेशन में बच्चे हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, खासतौर से यही होंगे, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या बच्चों से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो हो सकती है, क्योंकि आपका जो वर्क है वो एजुकेशन में है। तो इस पॉपुलेशन में आपको वही चीज डिफाइन करनी होती है कि प्रस्तुत शोधकार के अंतर्गत कानपुर नगर के माध्यमिक, इससे अगर आपने विद्यालयों का जिक्र किया है कि हमने इसमें नहीं, हमने इसमें गवर्नमेंट लिए हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग वाले लिए हैं, या इसमें सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं, या आईएससी बोर्ड के लिए हैं, या यूपी बोर्ड के लिए हैं, तो उसका जिक्र भी पॉपुलेशन में होगा, करना ही होगा आपको कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। तो यहां सर जैसे हमारा, हाँ बोलो बोलो सर yes. सर जैसे हमारा रिसर्च क्वालिटेटिव है सर, तो फिर उसमें हमारा पॉपुलेशन क्या होगा सर? जैसे हमने एक, मान लीजिए सर, जैसे हमने सर एक अपने रिसर्च एरिया थिंकर है सर, हमने किसी को लिया है सर, तो फिर हमारा पॉपुलेशन क्या होगा? थिंकर को जो आपने लिया है, तो थिंकर उनकी जो सोच है, उनकी जो, फिर तो हमारी उसमें जो ये हम जो बना रहे हैं ना, उसका उसका जो प्रारूप वो दूसरे प्रकार का होगा। ये जो हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हम जब क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो, ठीक है,
तो जो आपका थिंकर वाली बात है वो फिलोसफिकल तरफ की तरफ जाएगा, दर्शन की तरफ जाएगा, तो उसके स्टेप्स दूसरे हैं। जी जी सर, नहीं जैसे समझ रहे जैसे ना, जी उसके सर समझ। स्टेप्स दूसरे हैं। हाँ, उसके स्टेप्स दूसरे हैं। और बताइए, इसमें पॉपुलेशन क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? सर पॉपुलेशन जी में सर। आपने बेसिकली बताया कि रिसर्च में जैसे मेंशन करना होगा कहाँ पे सिचुएटेड है, और कितनी, मतलब यहाँ पे कहने का जो मीन्स है वो ये है कि आपने जो रिसर्च काम जो कर रहे हो, जो शोध कर रहे हो, इसके जो रिजल्ट आएंगे वो कितनी पॉपुलेशन पर लागू होंगे, जनरलाइज होंगे, कितनी पॉपुलेशन में जनरलाइज होंगे। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप घरों में जो तुम्हारे खाना ना बनता है हमारे घरों में, तो आप लोग जानते हैं, तो जैसे या डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर जब वो ब्लड निकालता है तो ब्लड वो थोड़ा सा लेता है, लेकिन वो उस ब्लड से क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी की जो ब्लड की सिचुएशन क्या है उसको नाप लेता है, उसको जान लेता है, लेकिन वो केवल मेरी बॉडी की जान पाता है, वो आपकी बॉडी की नहीं जान पाता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर के लिए जो पॉपुलेशन है वो मेरी पूरी बॉडी है, वो आपकी बॉडी नहीं है। जो उसने जो ब्लड निकाला है उस ब्लड के आधार पर जो भी जनरलाइज करेगा वो मेरे ऊपर करेगा, आपके ऊपर नहीं करेगा। उसके रिजल्ट मेरे ऊपर केवल लागू होंगे, आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यस सर। जी सर। हाँ, जी तो सर। वो पॉपुलेशन आपको बतानी होगी कि हमने पॉपुलेशन हमारी क्या है। जैसे हमने कहा कि कानपुर नगर, ठीक है, तो हम जितना भी काम करेंगे वो पूरे कानपुर नगर पर ही लागू होगा, फिर देहात पर लागू नहीं होगा, जो हमारा रूरल एरियाज है उस पर लागू नहीं होगा। या हम कहें लखनऊ, तो लखनऊ पर फिर लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो वर्क कहां पे, केवल कानपुर में हुआ है। तो उसके रिजल्ट केवल कानपुर पर ही लागू होंगे, वो लखनऊ पे लागू नहीं होंगे, वो सीतापुर में लागू नहीं होंगे, वो दिल्ली में लागू नहीं होंगे। तो वो हमें अपनी जो पॉपुलेशन है उसे डिफाइन करना होता है कि ये हमारी जो है पॉपुलेशन है। कानपुर नगर के, जैसे मान लो हम बच्चों पे, हमने एक टॉपिक दिया था कि बच्चों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वो कानपुर नगर में, अब हमने कहा ना कि ये आपको डिसाइड करना होगा कि वो जो बच्चे हमने जो लिए हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए हैं, गवर्नमेंट में भी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है वो लिए हैं, या सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं, या यूपी बोर्ड के लिए हैं, और या सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए हैं। उसमें आपको एक कैटेगरी बनानी होगी। यदि आपने सारों को लिया है तो केवल इतना लिखना है आपको फिर उस कंडीशन में कि कानपुर नगर में संचालित समस्त, ठीक है, समस्त सेकेंडरी स्कूलों को पॉपुलेशन में शामिल किया गया है। समस्त, हुल जितने भी हैं, आल, ठीक है, आल जितने भी हैं सबको जो है वो पॉपुलेशन में शामिल किया गया है। और यदि आपने कैटेगराइज किया है कि नहीं हमने साहब इसमें केवल सीबीएसई बोर्ड के ही लिए हैं, तो आपको वहां लिखना होगा, बताना होगा कि पॉपुलेशन के कानपुर के अंतर्गत कि कानपुर नगर के समस्त सीबीएसई स्कूलों को ही जनसंख्या में शामिल किया गया है। या आपने सीबीएसई और यूपी लिया है, ठीक है, और उसमें भी यदि आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट इसका भी जिक्र करना होगा पॉपुलेशन में। ठीक है, क्लियर हो रहा ना? जी सर। बिल्कुल। जी सर, हो रहा है। हाँ, तो ये चीजें आपको उसमें अपनी पॉपुलेशन में लिखनी होंगी, जरूर लिखनी होंगी। जो गलतियां होती है गलतियां मत करिएगा। सैंपल आप जानते हैं, क्योंकि रोज ही हम लोग काम करते रहते हैं सैंपल के रूप में, तो सैंपल आपको पता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन से ही हम सैंपल निकालते हैं। जो हमारी गलतियां जो होती हैं, दरअसल हम लोगों से वो रिजल्ट के कॉन्सेप्ट में भी जो गलतियां हमारी होती हैं, जब रिजल्ट हमारे अच्छे नहीं आते हैं, गड़बड़ आते हैं, जो एरर की जो उस दिन पावा जो बात कर रहे थे, वो रिजल्ट की जो यही सारी गलतियां हैं इसी टाइप की। उसमें एक गलती ये भी शामिल होती है, कौन किसकी? सैंपल की। सैंपल और सैंपलिंग दोनों की गड़बड़ियां शामिल होती हैं, टूल्स की भी गड़बड़ियां शामिल होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अल्फा एरर है वो कम ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है।
जो हमारी एरर, कई प्रकार की एरर्स होती हैं, वो एरर्स हमारी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब सैंपल कितना लें? हम तो जैसे अपने विद्यार्थियों में हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम कानपुर ले लें, और कानपुर के हमने समस्त सेकेंडरी स्कूल को अपनी पॉपुलेशन में शामिल किया है। कानपुर के जितने भी ऑल सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको हमने अपनी पॉपुलेशन में शामिल किया है। तो हमारा सैंपल साइज क्या हो सकता है? सर 600 6 to 800 सर। 6 to 800 सर समस्त बोर्ड के विद्यालयों के मतलब सर वैसे तो पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन तब भी सैंपल हम एक लिमिटेड ही तो करेंगे सर। तो मेरे ख्याल से 600-800 करीब होना चाहिए, उससे नीचे तो नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा ये सोचिए एक बात दिमाग में रख के। देखो, इसका कोई नियम नहीं है, ठीक है? इसका कोई नियम नहीं है कि इतने इसमें होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए, कोई नियम नहीं है। ठीक है सर। ध्यान में केवल एक बात रखो, क्या कि यदि आपका सैंपल अगर छोटा होता जाएगा तो आपके रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही लो होती चली जाएगी। एरर ज्यादा, जितना सैंपल साइज छोटा होता चला जाएगा उतने आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी उतनी ही लो होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जितना आपका सैंपल साइज बढ़ता जाएगा उतना आपके पॉपुलेशन की जो आपके रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती चली जाएगी। बस इतना ध्यान रखना। सैंपल छोटा, रिजल्ट आपका गड़बड़, सैंपल ज्यादा, रिजल्ट आपका ज्यादा अच्छा। इसलिए हाँ बोलो। तो सर यहाँ पे क्या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे सपोज दैट अगर 1000 पॉपुलेशन है हमारी, तो 1000 पॉपुलेशन में जितना मैक्सिमम हमको सैंपल मिल जाए उतना हम कलेक्ट कर लें? एक्चुअली उसमें हमें ये देखना होगा कि एक गिवन टाइम में क्या हम उसे कर पाएंगे, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वहां तक है, और क्या हमारे अंदर उतना पावर है कि हम उतना कर पाएंगे। ये बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। रिसर्च कभी जज्बात में बह के नहीं होती है, जज्बात हमारे एक तरफ होते हैं। अब आप जैसे पैथोलॉजी में जाते हो तो डॉक्टर आपसे उतना ही ब्लड निकालता है जितने से उसको ये लगता है कि हम एग्जामिन कर पाएंगे ना। कभी सारा ब्लड नहीं निकालता है, वो आधा ही ब्लड भी नहीं निकालता है, लेकिन जितना लगता है कि इतने ब्लड से हम इनको एग्जामिन कर पाएंगे उतना ही ब्लड निकालता है। तो आपको भी उतना ही सैंपल लेना है जिससे आपको यह लगे कि हम इस सैंपल के आधार पे हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को हम जनरलाइज कर पाएंगे, पूरी पॉपुलेशन के हम जो है बता पाएंगे कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, उसका नेचर कैसा है और क्या इसमें है, हम बता पाएंगे। जो सबसे बड़ी गलती जो होती है सैंपल में वो होती क्या है कि एक तो हम बहुत कम रखने की कोशिश करते हैं, कम से कम अपने सैंपलों को रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल के रूप में अगर देखने की कोशिश करें तो कानपुर की पॉपुलेशन कितनी होगी सेकेंडरी स्कूल की? मेरे ख्याल से आइडिया लगाइए कितने स्कूल होंगे? लगभग 50 स्कूल होंगे सर लमसम कानपुर में। समथिंग 2000 सर होंगे सर जी। पॉपुलेशन भी बहुत है। हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि 1000 के आसपास स्कूल, तो नहीं 1000 होंगे, नहीं होंगे सर, 500 होंगे सर, होंगे 1000 के आसपास होंगे सर। 1000 आराम से सर आजकल गली कूचे में स्कूल है। अच्छा हम 1000 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप ये सोचिए 1000 स्कूल हैं और 1000 स्कूल में कितने लगभग स्टूडेंट होंगे, इसका डाटा हमारे पास, जब हम काम करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, तो डाटा हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि बिना डाटा के रिसर्च में अनुमान के आधार पर काम नहीं चला करता, डाटा चाहिए हमें, प्रूफ चाहिए हमें। तो उसके लिए आप डीआईओ ऑफिस से जाकर के लिस्ट कलेक्ट करें कि हमारे कानपुर में कितने स्कूल काम कर रहे हैं और उसमें पढ़ने वाले जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उसमें बच्चे कितने हैं। यदि हम 1000 स्कूल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए,
तो मुझे लगता है कि 1000 स्कूल में लगभग 1 लाख बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं सर जी। जी सर हूँ सर। भाई कहीं कहीं बच्चों की संख्या तो 10th लेवल पे ही हम मान के चलते हैं कि 5-5 सेक्शन होते हैं, 4-4 सेक्शन होते हैं। कहीं पता लगे वहां आर्ट के 2 सेक्शन है, कॉमर्स के 3 सेक्शन है, साइंस के 4 सेक्शन है, और एक सेक्शन में 65 बच्चा 70 बच्चा पढ़ता है। जी जी। तो यदि हम 1 लाख बच्चों को मान के चले और 1000 स्कूल मान के चले थोड़ी देर के लिए, 1 लाख बच्चे मान के लिए चले, तो 1 लाख बच्चों में हमारा सैंपल साइज क्या होना चाहिए? कम से कम 10,000 बच्चे। वो एक सोचने की जरूरत है। वो आप सोचिए कि उसमें कितने बच्चे लगभग हो सकते हैं जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आए। या हम थोड़ी देर के 500 स्कूल मान लें, तो 500 स्कूल से भी अगर हम 100 बच्चे भी अगर प्रत्येक स्कूल से मान के अगर हम चल रहे हैं तो 50,000 बच्चे होंगे। तो उस कंडीशन में यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसमें भी कि मान लीजिए कि हम चूंकि नंबर आप अगर बढ़ाएंगे तो काम बढ़ता चला जाता है, हम ये मान लें कि हमने 1000 विद्यार्थी हमने शामिल किए 1000 पर, ठीक है। अब जो 1000 विद्यार्थी हमने शामिल किए हैं, वो विद्यार्थी आप कहां से दोगे? आपने सैंपल ले लिया, चलिए 1000 विद्यार्थी हम लेंगे, और 1000 विद्यार्थी जो इतने स्कूल हैं, कितने स्कूलों से आप लेंगे? कितने स्कूलों से लेंगे? 500 मान लीजिए। तो 500 में से कम मेरे ख्याल से आपको लगभग अगर अच्छी रिसर्च करनी है तो आपको 30-40 स्कूल शामिल करने चाहिए या 50 स्कूल शामिल करने चाहिए। उसमें से आप 1000 बच्चे आप निकालिए। 1000 बच्चे कैसे निकालेंगे? तो सर क्लस्टर बनाना पड़ेगा। यस, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा ना, कि हमें वही तो है। अब यहां बात आती है सैंपलिंग की। आपने देखा कि हमें इतने बच्चे लेने हैं और इतने बच्चों के लिए हमें इतने स्कूल चाहिए, या हमें 50 स्कूलों से हमें इतने बच्चे चाहिए। सर इसके लिए कानपुर को ही हम पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी में बांट लेंगे, फिर उसके हिसाब से आइडलाइज कर लेंगे कि हमें मतलब पूर्वी से कितने लेने हैं स्कूल, पश्चिमी से कितने लेने हैं। ऐसे करके भी कर सकते हैं सर। ऐसे करके भी, हाँ, स्टैटिक हाइट सेंटिंग भी हम लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सर हम या लोग फिर एक बोर्ड के बच्चों को अलग अलग करके 5-5 स्कूल सभी बच्चों के लिए सभी बोर्डों से ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या आपने कुछ कैटेगराइज किया है या सबको जैसे ही रखा है। तो उसमें क्या होता है, सैंपलिंग जब आप निष्पक्ष रूप से करते हो सैंपलिंग में, तो सैंपलिंग में आप मतलब प्रत्येक पॉपुलेशन में से हर एक व्यक्ति उसमें आने की संभावनाएं बनी रहती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के थ्रू जब जाओगे आप, संभावित न्यायाधीश की तरफ जब जाओगे, तो उसमें किसी भी यूनिट के चुने जाने की संभावनाएं बनी रहती है। और उसमें यहीं पे अच्छा यही पक्षपात होता है। हम लोग इस यहाँ पे एमएड में और उसमें एमए या एमबीए में हम लोग इसमें बहुत सारे इसमें क्या करते हैं, इसी में पक्षपात करते हैं कि जो हमारे बगल में है वो ले लेते हैं। पॉपुलेशन तो हमने पूरी कानपुर ली है, पता लगा सारे बच्चे हमने कल्याणपुर के ही ले लिए। पॉपुलेशन हमने कानपुर की ली है और सारे बच्चे हमने कल्याणपुर के ले लिए। तो भैया रिजल्ट कहां से पूरे कानपुर पे लागू होगा? तो सैंपलिंग जब आप करेंगे तो उसमें आपका रामा देवी का भी स्कूल आ सकता है, कल्याणपुर का भी आ सकता है, और जो आपके सिविल लाइन्स इलाके का वहां का भी स्कूल आ सकता है, यशोदा नगर का भी स्कूल आ सकता है, रामा देवी के जो बॉर्डर का इलाका है उसका भी स्कूल आ सकता है, जाजमऊ का भी स्कूल आ सकता है। तो आपने इतने स्कूल रखे तो वो स्कूल भी आ सकते हैं। तो आपको उन स्कूलों की तरफ जाना होगा। यही सी चीजें वो चीजें हैं जो हम गड़बड़ करते हैं। एक रिसर्चर जो है गड़बड़ करता है, जहां उसकी ईमानदारी गड़बड़ा जाती है। अरे कौन जाएगा, बहुत दूर है, यही कर लेते हैं। अच्छा, अब 500 स्कूलों की जब बात आई कि आपने जो है करीब 50 स्कूल आपको सिलेक्ट करने हैं और आपको इतने बच्चे लेने हैं, तो अब उसमें जब अब मान लीजिए हमें 1000 बच्चे लेने हैं और हमने 50 स्कूल सिलेक्ट किए हैं, तो कितने कितने बच्चे आएंगे प्रत्येक स्कूल से, बताइए? तो 10 बच्चे आ जाएंगे सर। हमने 1000 बच्चे हैं, 50 स्कूल हैं,
कितने कितने बच्चे आएंगे एक स्कूल से? 20 बच्चे आ जाएंगे सर। 20। अब हम क्या करते हैं पता है, शायद आप लोगों ने भी किया हो, गड़बड़ झाला। एमएड ने किया है कि नहीं किया? यस सर। पता चले कि स्कूल में गए वहीं 100 ले लिए और क्या कहा, 5 स्कूलों का काम हो गया है। यही करते हैं ना, यही सब करने से जो हमारे रिजल्ट हैं वो गड़बड़ होते हैं, यही हमारी ईमानदारी गड़बड़ा जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप किसी स्कूल में डाटा कलेक्शन के लिए गए तो वहां बच्चे बैठे हैं 60 क्लास में, बच्चे चाहिए आपको 20। ठीक है, अब पता ये चला कि वहां साइंस के 4 सेक्शन चलते हैं। अब वो सेक्शन किस आधार पर डिवाइड है ये आपको नहीं पता है, या यदि आपको पता भी चल गया, कहीं कहीं क्या होता है बहुत सारे स्कूलों में कि सेक्शन ए वाले बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, फिर उससे कम बी वाले में होते हैं, उससे कम सी वाले में होते हैं, इस तरह का मामला होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि सेक्शन ए में गर्ल्स पढ़ती है, सेक्शन बी में बॉयज पढ़ते हैं, सेक्शन सी में गर्ल्स पढ़ती है, सेक्शन डी में बॉयज पढ़ते हैं। बहुत सारे स्कूल में ऐसा मामला होता है। तो आप जो 20 बच्चे लोगे वो किससे लोगे? प्रॉब्लम है आपके सामने। यस सर। जब आप स्कूल में जाते हो सर, हाँ, सर नीचे वाले में फिर से उस लेवल पे क्लस्टर बनाना पड़ेगा हमको। जो हम नहीं करते हैं, जो हम नहीं करते हैं, हमें ईमानदारी से यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। आप स्कूल में गए, स्कूल वाला मना कर देता है, हम अपने बच्चे नहीं देंगे आपको, वो मना कर देता है आपको। और खास बात यह है कि उन लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही इस फील्ड से होकर गए हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, और वो मना कर देते हैं कि नहीं हम अपने बच्चे आपको नहीं देंगे। आप पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन बच्चों से लेके जा रहे हो, कहां करो शेयर करोगे जाके। आपके लाख समझाने के बाद भी वो अपना स्कूल आपको नहीं देते हैं। और यदि स्कूल कहीं मिल भी गया तो वही हम करते हैं कि अब हम वहां पे करें तो क्या करें, 20 बच्चे लेने हैं। अब एक क्लास से 20 बच्चे लेने हैं, वहां पे सेक्शन चलते हैं 4। वहां मान लीजिए आपने रैंडम सैंपल अप्ला ली, 4 में से ए बी सी डी करके आपने उसमें जो भी आ गया रैंडम में कि हमें एक ही बार उससे उठाना है, जो पर्ची उसमें जो आएगा उससे चल ले लेंगे हम। अब पता चलेगा उसमें सेक्शन में बच्चे हैं 50, आपको लेने हैं 20। अब आप क्या करोगे? अब तो रैंडमली लेना पड़ेगा। रैंडमली लोगे, लेकिन बाकी बच्चे क्या करेंगे उस क्लास के? फिर भाई जो बच्चे टीचर आपको क्लास देगा वो तो ये नहीं चाहेगा कि इन 20 बच्चे हम अलग करते हैं, बाकी इनको बैठ के हम पढ़ाएं, इनको हम इनको दे दें। वो तो ये नहीं करेगा, और ना वो करता है, वो नहीं करता है। ये बताइए भी करता है? सर मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो जितने बच्चे थे उन सबके पेपर फोटोकॉपी करानी पड़ी थी। 2 घंटे बाद समय दिया था कि सारे बच्चों को करवाइए आप। हाँ, सारे बच्चों को, वो सारे बच्चों को ही बोलते हैं कि आपको सारे बच्चों और को उसके बाद आप रजिस्टर से नाम देख लीजिए, आप रैंडम चयन कर लें, उसमें जो जो निकालना वो निकाल सकते हैं। ये होता है सर। वही हमने कहा, व्यवहार में चीजें वही यही होती हैं। हमें बच्चे लेने हैं 20, बच्चे हमारे सामने 50, हम करें तो क्या? उसका एक ही तरीका ये होता है कि आप 50 बच्चों को ही आप अपनी तैयारी के साथ जाएं, 50 बच्चों से भरवाएं, और 50 बच्चों को भरवा करके फिर आप जो है उनके नाम से या जो कुछ भी आप कर सकते हो, आप एक सीरियल उनको रख लें, या आपने भरवाए उनको आप रख लीजिए, और खुद से ईमानदारी से डिसाइड करिए। जिससे 50 बच्चे हैं तो उसमें से मान चलिए कि हमें हर जो एक पहले सीट, एक पहला सीट वाला बच्चा लेना है, फिर दूसरी सीट वाला छोड़ देना है, फिर तीसरी सीट वाला बच्चा लेना है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए वहीं पर, लेकिन ईमानदारी के साथ में। फिर हमें दूसरा और चौथी सीट का बच्चा नहीं लेना है, और उनको फिर आप अलग कर दीजिए उनको। तो इस प्रकार से आप 20 बच्चे से छांट लीजिए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, हमें लगता है बहुत पैसा बर्बाद होगा, बहुत ये होगा, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जो हमें मिले हैं हम सारे के सारे रख लेते हैं और दिखा देते हैं ये इस स्कूल के, इस स्कूल के, इस स्कूल के। हम यही काम करते हैं। तो यहां पर भी हमें ईमानदारी बरतने की जरूरत है।
और जब हमारा सैंपल जो पॉपुलेशन बहुत छोटी हो तो हम पर्पजिव सैंपल का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जब हमारी पॉपुलेशन बहुत छोटी हो। फिर आप जाओगे कहां? जैसे आप स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम करो और विजुअली इंपायर्ड के फील्ड में काम कर रहे हो और कानपुर में काम करने की इच्छा है, तो केवल एक ही स्कूल है सेकेंडरी, उसका मिडिल स्कूल है, तो वहां आपकी जो सैंपलिंग है वहां पॉपुलेशन भी पूरा ही है, सैंपल भी पूरा ही है और सैंपलिंग भी आपकी पर्पजिव है। ठीक है, वहां पॉपुलेशन और सैंपलिंग में कहीं कोई वो नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो संख्या ही उतनी है, केवल एक ही स्कूल है बस केवल। इवन यदि आप ये चाहते हो कि हम हियरिंग अपायर्ड फील्ड के फील्ड में काम करें तो 2 ही 3 तो स्कूल हैं, तो वहां भी आपका पर्पजिव सैंपलिंग ही के हिसाब से आपको काम करना होगा। तो वहां पर भी इस स्टेप से, तो वहां जहां सैंपलिंग रैंडम होनी है वहां रैंडम इस्तेमाल करिए, जहां रैंडम इस्तेमाल नहीं होनी है वहां रैंडम इस्तेमाल आपको नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आप सैंपलिंग का काम पूरा कर लेंगे। सर थोड़ा सा इसमें ये जो पर्पजिव है ये किस बेस पे रहता है? हालांकि क्वेश्चन हटके है पूरी है उससे। पर्पजिव का मतलब ये होता है, पर्पजिव का मतलब ये होता है कि जब हमारी जो पॉपुलेशन बहुत कम हो, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था कि अभी जैसे मान लो आप हियरिंग जो विजुअली इंपायर्ड बच्चों को कुछ काम करना चाहते हो, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन के हो और आप देखना चाहते हो कि जो बच्चे उसमें जो विजुअली इंपायर्ड बच्चे हैं वो किस प्रकार से अपने योग को अपने एक्सरसाइज किस प्रकार से अपनी करते हैं या उन पे कोई काम करना चाहते हो, तो वहां पे जो आपकी पॉपुलेशन है वो कानपुर नगर तो आपकी हो गई कि कानपुर नगर में संचालित समस्त जो है जो विजुअली इंपायर्ड स्कूल उनको शामिल किया गया है। लेकिन जब सैंपल की बात आएगी तो सैंपल तो वहां उतना ही है ही, वहां पे बच्चे, वहां पे बच्चे ही उतने हैं, कितने 50 के आसपास। वहां भी आप लोग कि हम यहाँ पे उन बच्चों में हम किसको देखेंगे, 8th क्लास के बच्चे देखेंगे, 7th क्लास के बच्चे देखेंगे, 6th क्लास के बच्चे देखेंगे, तो वहां तो बच्चे ही उतने हैं ना, नंबर आप 50 40 जो भी हो बच्चे ही उतने हैं, तो उसमें भी आप क्या सैंपल निकालोगे? यस सर। तो वहां से तो सैंपल है, तो हमारा पर्पस है, वो हमारा उद्देश्य जिससे हमारा पूरा होता हो, जिससे हमारा पर्पस पूरा होता हो। पर्पस हमारा कब पूरा होगा? जब आप फुल पॉपुलेशन को शामिल करोगे। ठीक है, तो वो जो हमारी सैंपलिंग होगी वो हमारी पर्पसिव सैंपलिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई? यस सर। सर पॉपुलेशन चूज करने का कोई मानक रहेगा? जैसे मान लिया आप कानपुर बता रहे हैं, जैसे मान लिया हम कानपुर का कल्याणपुर ही लें या फिर कोई मामला लें? बता रहा हूं। एक्चुअली जो आपने कहा कि कल्याणपुर का हम केवल कानपुर ही लें, तो रिसर्च जो होती है जब हम लोग कभी एमए के लेवल पे या एमपीएड के लेवल पे या एमएड के लेवल पे जो हम काम करते हैं तो एक इतनी छोटी हम पॉपुलेशन ले लेंगे, क्योंकि रिसर्च के लिए हमारे पास समय काफी होता है, लगभग 3 साल हमारे पास होते हैं, तो हम इतना छोटी पॉपुलेशन को हम नहीं लेंगे। ठीक है, टाइम के हिसाब से हम अपनी पॉपुलेशन को चूज करेंगे। ओके सर। हाँ, और कोई प्रॉब्लम अभी यहां तक? नो सर। फिर बात आती है टूल्स की, उपकरण। कई बार आपके तमाम सारे जो आपके एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने इसे बहुत जिक्र किया है आपके साथ में कि टूल्स को लेकर के उन्होंने बात की है। देखिए, टूल्स अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। जब आप सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हो, ठीक है, और नया टॉपिक अगर है तो आपको टूल्स डेवलप करना होगा। नया टॉपिक यदि है तो आपको टूल्स डेवलप करना होगा, और उसके लिए टूल्स कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस है वो आपको आनी चाहिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा आपको लोगों का जो क्लासेस होंगी, सेशन होगा, उसमें टूल्स कंस्ट्रक्शन पे ही बात होगी। ठीक है, और मैं समझता हूं डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव, आप जानते होंगे, एनडी टीचर्स उसमें डिरोटी कॉलेज की है मैडम। ठीक है, वो इस पे बात करेंगे आपके साथ में। तो टूल्स कंस्ट्रक्शन, नया टॉपिक होगा तो आपको टूल्स कंस्ट्रक्ट करना ही होगा।
यदि नया टॉपिक होते हुए भी कुछ ऐसे आपने वेरिएबल्स ले रखे हैं जिन पे ऑलरेडी वर्क है, तो वो भी उस पर टूल्स बना हुआ होगा, स्पेशलाइज्ड टूल। अब आपको देखना ये होगा कि जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कितना ओल्ड है, कितना पुराना है। क्योंकि यदि वो 10 साल से ज्यादा पुराना अगर टूल है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके फिर से हमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप 10 साल पुराना 20 साल पुराना टूल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको लगता है कि ये वाला टूल हम इस्तेमाल करेंगे, लेटेस्ट का टूल है, तो आप उस टूल का इसमें जिक्र कर सकते हैं अपनी सिनॉप्सिस में कि फला इस्तेमाल किया जाएगा इसमें दिस टूल, ठीक है, मेड बाय दिस बाय यूज, ठीक है। तो वो वहां आपको जो है लिखना पड़ेगा कि ये जो है टूल जो है इनका जो है इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ये केवल इतना ही लाइन लिखनी है। और यदि टूल्स नहीं है, ठीक है, तो आप लिखेंगे शोधकर्ता अपने शोध से संबंधित जो है उपकरण, स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। सेल्फ मेड टूल्स विल बी यूज्ड फॉर दिस रिसर्च। सेल्फ मेड टूल्स विल बी यूज्ड फॉर दिस रिसर्च। इस शोध के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली या स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, इतना लिखेंगे बस सिनॉप्सिस में। यदि पहले से मालूम है कि ये वाला टूल हम लगाएंगे, ये ठीक है हमारे लिए, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन मैं लेकिन शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं कि जब आरडीसी होगी तो जो आपने टूल इस्तेमाल किया है कि इस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे, उस टूल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा और बहुत अधिक पूछा जाएगा। ये टूल किसका है, कब बना है, किस ईयर में बना है, इसकी रिलेवेंटी क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, कौन से आइटम्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, सब पूछा जाएगा आपको। यदि आपने ये लिखा कि फला व्यक्ति का टूल इस्तेमाल किया जाएगा, हिमांशु तिवारी द्वारा निर्मित ये टूल इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको उससे बहुत सारे प्रश्न उससे आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए सर एक क्वेश्चन था जी सर, जैसे कि आपने टूल्स के बारे में बताया कि कोई टूल्स अगर 10 साल पुराना है तो उसकी दोबारा से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकालनी पड़ेगी जी। तो सर जो पूरी कैलकुलेशन है उसको हमें थीसिस में शो करना पड़ेगा या सिर्फ उसका जो रिजल्ट आया है वो शो करना पड़ेगा? नहीं, केवल रिजल्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि उस टूल्स की रिलायबिलिटी वैलिडिटी से पैसा निकाल रहे हैं तो उसको जिसने टूल बनाया है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बिना उसकी परमिशन से उसके टूल में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जी सर, ये ध्यान रखना होगा, वरना आपकी थीसिस पूरी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है सर, जो सर वो व्यक्ति अवेलेबल ना हो तो सर परमिशन मान लीजिए किसी पब्लिकेशन या जो भी जो टूल्स साइकोलॉजिकल लैब कंस्ट्रक्टर है, टूल्स कंस्ट्रक्टर है, उससे लेनी पड़ेगी। तो सर जो उनकी परमिशन आई तो बाय मेल हम लोग को मिलेगी ना ये? हाँ, तो बाय मेल मिल जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। केवल ये एक एथिक है कि आपको उससे परमिशन लेनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा नैतिक नियम है, नैतिक मूल्य हमारे वैल्यूज हैं जिनको हमें उससे भाई उसका टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे परमिशन तो ले कम से कम। ठीक है, उसमें यदि आप छेड़छाड़ कर रहे हो कोई तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, वरना एज इट इज आप उसको लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न? नो सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर मान लीजिए कोई टूल हम ऐसा यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी है लेकिन 10 साल पुराना हो गया, हम उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक नहीं करना चाहते, हम सोच रहे हैं कि हम नया एक अपना टूल बना ले, तो क्या ये कर सकते हैं सर कि वो टूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन पुराना है, हम अपना नया तो आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से आप तो वही हमने कहा कि टाइम जी यदि आप टाइम उसका टूल नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको लगता है पुराना है, तो सिंपल से वही लिखना है कि हम अपने शोध के लिए सेल्फ मेड टूल, ठीक है, I will use self-made tools for my research.
बस इतना करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा यूज ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, सांख्यिकी का जो है कौन सी आप सांख्यिक विधि का प्रयोग करेंगे, आपको ये अब बताना होगा। ठीक है, तो देखो तो स्लाइड चेंज कर दीजिए अपनी सर आगे, उसमें सारे पॉइंट्स नोट कर लें सर। चैप्टर 2 पे ही लगी हुई है स्लाइड अभी आपकी सर। नहीं, हमें मेरे तो 3rd शो कर रही है। नहीं सर, यहाँ पे मेरे वाले स्क्रीन पे सब जब से 2nd ही शो कर रही है। मैं सेकंड ही शो हो रही है सर, सेकंड ही शो हो रही है। 2nd ही शो हो रही है सर। 2nd ही शो हो रही है। हाँ अच्छा सर। चलिए, मैं फिर से कोशिश करता हूँ एक बार। मेरे से देखो सो रही है। यस सर, यस सर, यस सर। अब हो गया सर। तो यूज ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, तो इसकी तरफ बढ़ेंगे आप। अब यहां पे बहुत सारे लोग ये लिख देते हैं कि हम इसमें टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या अनुवा का इस्तेमाल करेंगे, काई स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मिन मीडियन मोड का, तमाम प्रकार की बातें करते हैं, हम ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सर। जी सर। आपको क्या करना है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि हम इसमें कौन सी स्टैटिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। आपको केवल इतना ही इसमें लिखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डाटा सुटेबल स्टैटिक विल बी यूज, ठीक है, या सुटेबल स्टैटिक मेथड विल बी यूज। क्योंकि अभी हम जिक्र यहां पे इसलिए नहीं करेंगे, पता नहीं जो डाटा का नेचर हो वो हमें किस प्रकार का प्राप्त हो, ठीक है। तो सिनॉप्सिस में वहां पे ये मत लिखना कि हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, सीआर टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, अनोवा का इस्तेमाल करेंगे, काई स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज अभी मत लिखिएगा। यहां पे केवल इतना लिखिएगा कि डाटा की प्रकृति के आधार पर जो है सुटेबल जो है वो टूल्स जो है वो इस्तेमाल किया जाए, सुटेबल स्टैटिक्स इस्तेमाल की जाएगी। हेलो हेलो, ठीक है, क्लास ले रहा हूं मैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। कि इसमें अभी कुछ मत लिखिएगा, इसलिए क्योंकि पता नहीं हमारे डाटा का नेचर क्या हो और वहां पे फिर कौन सी स्टैटिक्स में यूज करनी पड़े, ठीक है। तो यहां पे हमें इतना ही लिखना होगा कि जो डाटा की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाएगा, है ना। ऑन द बेसिस द नेचर ऑफ डाटा सुटेबल स्टैटिक्स विल बी यूज। ओके, इतना लिख करके आप छोड़, हाँ इतना लिख करके आप छोड़ देंगे। फिर आगे जो चौथा जो हमारा जो अध्याय होगा सर, एक बार चैप्टर 1 की स्लाइड दिखा दीजिए। चैप्टर 1, अच्छा चैप्टर 1 की स्लाइड हमारी ये थी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सेकंड स्लाइड हमारी ये थी, इतना ही काम करना है। थर्ड स्लाइड हमारी ये थी। सर सेकंड और थर्ड चेंज नहीं हुई है, फर्स्ट ही लगी है। मेरी तो थर्ड नहीं चेंज हुई सर, सेकंड लगाइए जरा। सेकंड लगी नहीं लगी? नहीं लगी सर, फर्स्ट दिखा रही है। खाली दिखा रहा कि प्रेजेंटिंग सर के द्वारा। अरे फर्स्ट सो रही है? यस सर, फर्स्ट हो रही है सर, फर्स्ट शो हो रही है।
सेकंड नहीं आई सर। नहीं सर, अभी नहीं आए। देखिए, नो सर, अभी नहीं आए। मेरे इसमें तो हो रहा है, एक मिनट देखता हूँ फिर से। आ गई सो सर। रही? आ गई सर। हाँ सर, आप हो रही है। थर्ड की तरफ बढ़े। जी यस सर। सर। जी सर। जी सर। ये थर्ड सो रही। जी यस सर। सर। जी सर। फोर्थ की तरफ बढ़े। ठीक है, फोर्थ दिखी। नो। यस सर। जी यस सर, सर। आ गई है सर। बस जी सर। उसमें फोर्थ वाले में बस ये लाइन इतनी लिख देनी है, कुछ नहीं करना है आपको। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस विल बी डन। ठीक है। डाटा कलेक्शन के उपरांत आंकड़ों का विश्लेषण और परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद में यहाँ एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस को अपनी हम टेस्ट करते हैं। वो इस चैप्टर में होता है। सर, अगर उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा टेस्ट आप लगाएंगे तो फिर? कौन सा टेस्ट लगाएंगे? जी तो सर। आपने जो आपके जो टॉपिक है, उस टॉपिक जी। में पता है आपको कि आप क्या करने जा रही हो, वही उसका टूल्स लगेगा। तो वो टूल्स यदि आप बना रही हैं तो आप लिखेंगे कि हम अपना सेल्फ मेड टूल्स बनाएंगे इसके लिए। जी सर। जी सर। हाँ, भाई जो उसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, कंट्रोल अनकंट्रोल जो भी उसमें होंगे, उन्हीं वेरिएबल्स को लेकर के आप अपना टूल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। जी सर। यदि ओके, आप थैंक पहले से भी बना को यूज कर रही है तो फिर उसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि वो फिर यू। आरडीसी वो पूछेंगे जरूर आपसे उस टूल्स के बारे में। हाँ, ये नहीं कि आपको पता कुछ है नहीं और उसने लिख दिया केवल, तो पता हो जी उसके बारे में तब तो लिखना। अदरवाइज यही कि सेल्फ मेड टूल विल बी यूज फॉर दिस रिसर्च। जी सर। तो चौथे में आपको यह करना है और पांचवें में केवल आपको इतना लिखना है। After data analysis and testing our hypothesis, the result will be presented. डाटा एनालिसिस के बाद, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के परीक्षण के बाद यहां जो निष्कर्ष हैं, ठीक है, वो प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है। यस सर। जी सर। इतना ही केवल लिखना हो, कुछ नहीं करना है। यहां पे जो एक्सपेक्टेड जो आउटकम की बात हो रही थी, ठीक है, वो अब जो है यहां पे आ रही बात जो है, लेकिन हम लोग इस पर फिर कल बात कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि क्लास दूसरी स्टार्ट होनी है तो उनको हम पूरा समय देना चाहते हैं, जो हमारे बाहर के एक्सपर्ट हैं। इस पे हम लोग जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उस पर कल बात कर लेंगे। कोई दिक्कत है आपको? नो सर। नो सर। चलिए, और किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? नो सर। सर इसी लिंक पे होगी सेकंड क्लास? हाँ, इसी लिंक से सेकंड क्लास होगी। आप थोड़ा सा पानी नहीं पी लीजिए 5 मिनट के लिए, फिर आइए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत सर आमोद जी कह रहे थे कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। आमोद जी एक्चुअली लेट हो गए हैं और मैं स्क्रीन पे सामने था, तो अब या तो स्क्रीन को बंद करके तब भी मैं पहुंचता, उस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हुई है। तो सर आईडी सेम रहेगी सर? हाँ, आईडी सेम रहेगी, आईडी सेम रहेगी। हाँ, आईडी सेम।